नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर, आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अयोध्या जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन तक चली ऐतिहासिक सुनवाई पूरी की। रोजाना सुनवाई वाले इस केस में अब 23 दिन के अंदर फैसला आने की उम्मीद है और यह माना जा रहा है कि 17 नवंबर तक अयोध्या जमीन मामले में फैसला आ जाएगा। डेडलाइन से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और अब मंदिर पर सबसे बड़े फैसले का इंतजार है। बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पट्टाचेप हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। अब देखिए, करना तो भगवान के है, करना तो है जज को है। फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। सत्तर साल पुराना केस, 40 दिन चली सुप्रीम सुनवाई। सुनवाई खत्म, अब फैसले की घड़ी आई। कि सबसे पुरानी विवाद जो 150 वर्ष से भी ऊपर की विवाद है, उसका पटाक्षेप 23 दिन के अंदर में, आज के बाद से 23वें दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, पट्टाक्षेप हो जाएगा, निर्णय आ जाएगा। देश के सबसे बड़े और सबसे संवेदनशील मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने लंबी और ऐतिहासिक सुनवाई पूरी की। जजमेंट को रिजर्व किया है और यह स्पष्ट किया है कि 23 दिन के अंदर में इस पूरे मामले पर फैसला आ जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया है, फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर से पहले कभी भी फैसला सुना सकता है। 6 अगस्त से शुरू होकर 16 अक्टूबर को अयोध्या जमीन मामले की सुनवाई खत्म हुई। 40 दिन चली इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 17 नवंबर तक इस केस में फैसला आएगा, यानी अब से 23 दिन में अयोध्या मसले पर फैसला आने की उम्मीद है। 200% है कि अवश्य होगा राम जी के पक्ष में। हाँ, अब देखिए, करना तो भगवान के है, करना तो है जज को है। लेकिन हमारा कागज से लेकर के रामलला वहाँ बैठे हुए हैं, रामलला के हटाने के कोई चांसे नहीं है। काहे कि रामलला जहाँ वो अनादिकाल के उस जगह के हम लोग पूछते हैं, तो इसलिए हमारा मंदिर बनेगा। आप देखते रहिए। इसी दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर होंगे, जो मामले की सुनवाई कर रही संवैधानिक पीठ के प्रमुख हैं। इस बेंच में रंजन गोगोई के साथ ही जस्टिस S.A. बोबडे, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल हैं। 6 अगस्त से अयोध्या जमीन मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई थी। अयोध्या मामले में अंतिम दिन की सुनवाई काफी हंगामेदार रही। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने हिंदू पक्ष की ओर से पेश किया मंदिर का नक्शा फाड़ दिया, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने नाराजगी जाहिर की। इस पूरी सुनवाई में संबंधित पक्षों की ओर से कई तरह के दावे और सबूत पेश किए गए। हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ रामलला का जन्म हुआ था और इस कारण इस जमीन पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के लिए दलील देते हुए फिर से वहां मस्जिद बनाने की अपील की। इस बीच ये भी खबर आई कि मध्यस्थता पैनल ने एक सेटलमेंट रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है। इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन के बदले कहीं और जगह दिए जाने पर सहमत हुआ है। जजमेंट रिजर्व हो चुका है। मीडिएशन पैनल के रिपोर्ट को तभी मान्यता मिल सकती है जब सारे पक्ष, जितने भी पक्षकार हैं, उस पर एकमत हो, सहमत हो, तभी। अन्यथा जजमेंट पर ही सबों को भरोसा है और जजमेंट का हमें इंतजार करना चाहिए। हालांकि ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से अपील वापस लिए जाने की खबरों को सिरे से नकार दिया। वो आपके मीडिया के लोगों की ही खबर थी, हमारे इल्म में तो नहीं आई, मीडिया के जरिए से आई। हमें तो उसका कुछ पता नहीं कहाँ से चली है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी की, वहीं अयोध्या में फैसला आने के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई। बहरहाल न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई पर लगी थी और अब सुनवाई खत्म होने के बाद देश को इंतजार है कई सौ साल से ज्यादा वक्त से चले आ रहे इस विवाद के खात्मे की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आपसी सहमति, जी हां, मंदिर मामले पर कई बार इसकी कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। अब जब कोर्ट फैसले के नजदीक पहुंचा है,
तब एक बार फिर से सहमति के सुर सुनाई दे रहे हैं और सूत्रों की माने तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं। हमें चाहते हैं कि कोर्ट इसका फैसला कर दे, झगड़ा खत्म हो जाए। फैसले की चौखट तक पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। बुधवार को मंदिर मामले पर आखिरी सुनवाई भी पूरी हो गई। पूरे देश को अब सिर्फ इस मामले में नतीजा चाहिए, लेकिन सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो नतीजा देगा वो सर्वमान्य होगा। जो भी फैसला कोर्ट करेगा उसको हम मानेंगे। हम बार बार कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते थे, हमारे वालिद साहब भी कहा करते थे कि जो कोर्ट फैसला करेगा हम उसको मान लेंगे। सुनवाई के बाद जो भी निर्णय होगा निश्चित रूप में सर्वानुमति के आधार पर या माननीय न्यायालय के आधार पर जो निर्णय होगा, बीजेपी का स्टैंड है कि हम उसको मानेंगे। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी तो एक कदम और आगे बढ़कर साफ कर दिया कि मंदिर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फैसले दे वो न सिर्फ उसको मानेंगे बल्कि उसके खिलाफ कोई रिव्यू पिटीशन भी नहीं डालेंगे। किसी रिव्यू पिटीशन में जाएंगे आप? हम बिल्कुल अपने कब कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो जो है अगर अपने ईमान पे कायम है, अगर कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि आखिरी सुनवाई के दिन अचानक सूत्रों के हवाले से एक खबर आई जिसमें दावा किया गया कि यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनवाने पर सहमत है, बशर्ते सरकार अपने खर्च पर मुसलमानों की मस्जिद के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध करवा दे। हालांकि मुस्लिम पक्ष की ओर से इस मामले में मध्यस्थता की खबरों का खंडन किया गया है। सुबह से एक और खबर आती रही कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने अपना फैसला वो आपके मीडिया के लोगों की ही खबर थी, हमारे इल्म में तो नहीं आई, मीडिया के जरिए से आई, हमें तो उसका कुछ पता नहीं कहाँ से चली है। अब सवाल है कि आखिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावा छोड़ने से क्या होगा? तो इसका जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की ओर से एक या फिर दो नहीं बल्कि कुल 6 पार्टियां ये केस लड़ रही हैं, जिनमें से सुन्नी वक्फ बोर्ड एक पार्टी है। सभी पार्टियां इस मामले में अपनी ओर से दलीलें पेश कर रही हैं। ऐसे में किसी एक पक्ष की सहमति से फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़े विवादित मसले पर कोर्ट की सुनवाई बंद हो गई है और मुस्लिम पक्षकार भी यही कह रहे हैं कि अब जो भी कोर्ट फैसला करेगी हम उसे मानेंगे। अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 40वें दिन पूरी हो गई और इंतजार अब फैसले का है। आइए जान लेते हैं कि 6 अगस्त से शुरू हुई सुनवाई के पहले दिन से अब तक सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। सुनवाई के पहले दिन निर्मोही अखाड़ा ने 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर अपना दावा किया था। सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े से कब्जा साबित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड मांगा, जिस पर निर्मोही अखाड़े ने कहा कि 1982 में हुई डकैती में सारे रिकॉर्ड खो गए। सुनवाई के तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि एक देवता के जन्मस्थल को न्याय पाने का इच्छुक कैसे माना जाए। सुनवाई के चौथे दिन कोर्ट में इसकी तस्दीक की गई कि विवादित स्थल पर ढांचे को तोड़कर निर्माण किया गया, मस्जिद पहले से वहां नहीं थी। सुनवाई के 5वें दिन इस मुद्दे पर बहस हुई कि क्या विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था। सुनवाई के 6ठे दिन राम लला विराजमान के वकील ने कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थान है। सुनवाई के 7वें दिन राम लला विराजमान की ओर से दलील दी गई कि विवादित स्थल पर देवताओं की अनेक आकृतियां मिली हैं। सुनवाई के 8वें दिन राम लला विराजमान के वकील ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद का निर्माण करने के लिए हिंदू मंदिर गिराया गया। सुनवाई के 9वें दिन राम जन्म पुनरुद्धार समिति के वकील ने कहा कि अथर्ववेद में अयोध्या की पवित्रता का जिक्र किया गया है। सुनवाई के 10वें दिन अखाड़ा ने अनंतकाल से राम लला विराजमान आधिकारिक शबैत यानी राम लला का भक्त होने का दावा किया। सुनवाई के 11वें दिन सीजेआई ने निर्मोही अखाड़े को हिदायत दी कि अब वो लिमिटेशन की बजाय केस की मेरिट पर बात करें। सुनवाई के 12वें दिन निर्मोही अखाड़े ने कहा कि पूरा विवादित हिस्सा उसका है,
रामलला और उनके मित्र का भी इसमें कोई हक नहीं बनता। सुनवाई के 13वें दिन निर्मोही अखाड़े ने कहा कि विवादित ढांचे में मुस्लिम ने 1934 के बाद से कभी नमाज नहीं पढ़ी। ये मंदिर ही था जिसकी देखरेख निर्मोही अखाड़ा करता था। सुनवाई के 14वें दिन श्री राम जन्मभूमि पुनरुत्थान समिति के वकील पीएन मिश्रा ने दलीलें देते हुए खंडन किया कि मस्जिद बाबर ने बनवाई। सुनवाई के 15वें दिन अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ये कहकर गलती की कि वो इस मामले में नहीं जाएगा कि क्या बाबर ने इस्लामिक परंपराओं का पालन किए बिना मस्जिद का निर्माण कराया। सुनवाई के 16वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने शिया बोर्ड के वकील को भी सुना। सुनवाई के 17वें दिन मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने दलील दी कि मस्जिद में भगवान राम की मूर्ति छल से स्थापित की गई थी। सुनवाई के 18वें दिन वकील राजीव धवन ने कहा कि 1934 में निर्मोही अखाड़े ने अवैध कब्जा किया, हमें नमाज पढ़ने नहीं दी गई। सुनवाई के 19वें दिन मुस्लिम पक्षकारों ने दलील दी कि लगातार नमाज न पढ़ने और मूर्तियां रख देने से मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। सुनवाई के 20वें दिन राजीव धवन ने कहा कि निर्मोही अखाड़ा 1734 से अस्तित्व का दावा कर रहा है, लेकिन अखाड़ा 1885 में बाहरी आंगन में था। सुनवाई के 21वें दिन राजीव धवन ने कहा कि इस मामले में दिसंबर 1950 का मजिस्ट्रेट का आदेश गलत था। सुनवाई के 22वें दिन धवन ने कहा कि हिंदू पक्ष जबरन कब्जा करने के बाद स्थल पर मालिकाना हक मांग रहा है। सुनवाई के 23वें दिन जफरयाब जिलानी ने कहा कि निर्मोही अखाड़े ने 1985 की याचिका में विवादित जमीन के पश्चिम सीमा पर मस्जिद होने की बात की थी। सुनवाई के 24वें दिन मुस्लिम पक्षकारों के वकील ने कहा कि जन्मस्थान कानूनी व्यक्ति नहीं है। सुनवाई के 25वें दिन वकील राजीव धवन ने कहा कि किसी स्थान को न्यायिक व्यक्ति में बदलने के लिए पवित्रता ही पर्याप्त नहीं है। सुनवाई के 26वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षकारों से 18 अक्टूबर तक अपनी जिरह पूरी करने को कहा। सुनवाई के 27वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन को आपत्तिजनक पत्र लिखने वाले 88 साल के शख्स के खिलाफ अवमानना का मामला बंद कर दिया। सुनवाई के 28वें दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील ने कहा कि कोई शक नहीं कि भगवान राम का सम्मान होना चाहिए। सुनवाई के 29वें दिन राजीव धवन ने कहा कि हिंदू पक्ष चाहता है कि राम जन्मभूमि पर मौजूद निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए। सुनवाई के 30वें दिन राजीव धवन ने कहा कि केवल विश्वास के आधार पर यह स्पष्ट नहीं होता कि अयोध्या में मंदिर था। सुनवाई के 31वें दिन पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट पर सवाल उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को फटकारा। सुनवाई के 32वें दिन मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि विवादित ढांचे के नीचे एक ईदगाह हो सकता है। सुनवाई के 33वें दिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। सुनवाई के 34वें दिन मुस्लिम पक्षकार के वकील ने दलील दी कि 1885 के मुकदमे और अभी के मुकदमे एक जैसे ही हैं। सुनवाई के 35वें दिन रामलला विराजमान के वकील ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज कर दी। सुनवाई के 36वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मस्थान पुनरुद्धार समिति को नया तथ्य रखने से रोक दिया। सुनवाई के 37वें दिन मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यदि मस्जिद के लिए बाबर की ओर से इमदाद देने के सबूत नहीं हैं, तो सबूत राम मंदिर के दावेदारों के पास भी नहीं है। सुनवाई के 38वें दिन मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिंदू पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ उनसे ही सवाल किए जा रहे हैं। सुनवाई के 39वें दिन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कहा कि बुधवार को इस मामले की सुनवाई का आखिरी दिन होगा। सुनवाई के 40वें दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर चल रहा विवाद करीब 500 साल पुराना है। ये माना जाता है कि इस विवाद की शुरुआत 1528 में तब हुई थी जब मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर को गिराकर वहां मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन क्या कुछ है इस केस का कानूनी पक्ष, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आस्था के साथ ही इस केस का कानूनी पहलू भी है। पहले इलाहाबाद कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की कोशिशों के बाद सुनवाई शुरू की। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला किया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल को
3 हिस्सों में बांटने के फैसले पर रोक लगा दी। 29 अक्टूबर 2018 सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले की सुनवाई के लिए जनवरी के पहले हफ्ते में उचित पीठ का गठन होगा। 8 जनवरी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने सर्वमान्य हल निकालने के लिए जस्टिस कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता समिति गठित की। 2 अगस्त 2019 मध्यस्थता को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय पैनल से कोई नतीजा नहीं निकल सका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता के जरिए अयोध्या केस नहीं सुलझाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या भूमि विवाद पर 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई होना तय हुआ। 6 अगस्त 2019 अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 15 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या केस की सुनवाई 16 अक्टूबर 2019 तक पूरी करने की समय सीमा तय कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो देखिए, लगातार 40 दिनों तक इस पूरे मामले को लेकर के गहमा-गहमी कोर्ट के अंदर चली और अब सबकी निगाहें जो हैं वो फैसले पर आकर टिक गई हैं, जो 23 दिनों के भीतर सबके सामने होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोयलांचल को करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम रघुवर दास ने 8,833 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देते हुए अगले 5 सालों के लिए फिर से जनता का आशीर्वाद मांगा। कोयलांचल में अब नहीं कटेगी बिजली। नेशनल ग्रिड से जुड़ा कोयलांचल धनबाद। कांड्रा पावर ग्रिड और सब स्टेशन का उद्घाटन। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम की सौगात। जोहार जन आशीर्वाद पर निकले सीएम रघुवर दास ने कोयलांचल को बड़ी सौगात दी है। धनबाद के भितिया में मुख्यमंत्री ने कांड्रा पावर ग्रिड और सब स्टेशन समेत 7,385 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कांड्रा पावर ग्रिड की दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के उद्घाटन के साथ ही धनबाद नेशनल ग्रिड से भी जुड़ गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे मुफ्त में बिजली देने के हिमायती नहीं हैं। वहीं उन्होंने वंशवाद और जातिवाद को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला। देश भर में झारखंड की विकास की चर्चा हो रही है। जो लोग विकास की बात को नकारते हैं या जिन्हें प्रकाश में भी अंधेरा दिखाई देता है, उसकी मानसिकता, वैसे लोग की मानसिकता को झारखंड की जनता बदल रही है। भेतिया के बाद गोल्फ ग्राउंड से भी सीएम ने सौगातों की बारिश की। मुख्यमंत्री ने धनबाद शहरी पेयजल योजना फेज 2 समेत 1,448 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही 181 नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। 2022 तक क्योंकि योजना 2 साल तक चलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में भी योजनाएं चल रही है। 2022 तक धनबाद का चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, किसी को भी अब काला पानी, दूषित पानी, तालाब नदी में पानी छान के पीने की जरूरत नहीं। धनबाद में सीएम की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत निरसा के चिरकुंडा से हुई, जहां सीएम ने जनता से सीधा संवाद किया और अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब किया। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों मजदूरों को ठगने का आरोप भी लगाया। ये जो भ्रष्ट लोग का गठबंधन बना था, आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस, आपके यहाँ के विधायक भी थे उस भ्रष्ट गठबंधन में, जिसके कारण 14 वर्ष विकास प्रभावित हुआ। 14 वर्ष गरीब के योजनाओं का ये नेताओं ने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया, लेकिन इन साढ़े 4 साल में हमारी सरकार पर विपक्ष भी उंगली उठाने का काम नहीं किया है। सबसे बड़ी संथाल और कोल्हान के बाद सीएम उत्तरी छोटा नागपुर की 25 सीटों को साधने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं। 2 दिनों तक ये यात्रा धनबाद में रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से अभिषेक की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।